जी नाजरीन, आज हम जश्न आज़ादी 14 अगस्त बासिलसिला 14 अगस्त के सिलसिले में 75 सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये वाहिद साल है जो हमारा डायमंड जुबली है। और इस साल के हवाले से आज हम निकले हैं नाजरीन आपको ऐसे लोगों से मुलाकात कराने के लिए जिनकी बेपनाह खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान बनने के लिए। तो आज हमारे पास एक शख्सियत हैं, मैं उनका तारुफ आपको कराता चलूँ। उनका नाम है अलहाज अब्दुल मजीद कैप्टन साहब, जो आर्मी में कैप्टन रहे और उन्होंने बेपनाह खिदमात अंजाम दी अपनी। और इसके अलावा इन्होंने जंगें भी साथ लड़ी और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इन्होंने ये वाहिद हमारे पास शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए भी देखा और इन्होंने ये भी देखा कि पाकिस्तान को कैसे बनाया। और उसके अलावा हम आज इनसे सवाल जवाब भी करेंगे और आपको इनके हालात भी बताएंगे और इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इन्होंने कैसे जंगें लड़ी, कैसे इन्होंने जनाब पाकिस्तान बनते हुए देखा और कैसे इन्होंने जो है ना इस पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दी। तो आज हम कैप्टन अब्दुल मजीद साहब से पहला सवाल ये करेंगे कि कैप्टन साहब आप हमें ये बताएं कि आप आर्मी में जब भर्ती हुए तो कब हुए थे आप? 1949 में भर्ती हुआ था मैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप कैप्टन अपने एज ए क्या भर्ती हुए थे? एक बॉयज़ हुआ थे 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल की उम्र भर्ती हुआ था मैं। उस वक्त अंग्रेज़ थे वहाँ पर चिराट थे अंग्रेज़। आप इंडिया में भर्ती हुए? नहीं, इंडिया पाकिस्तान में भर्ती हुआ हूँ। जब एक ही था इंडिया पाकिस्तान नाजरीन, तो उस वक्त की ये आर्मी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने। 13 ईयर्स एज थी। और ज़ियाउल हक मरहूम साहब वो हमारे विंग कमांडर हुआ करते थे, समझे। ज़ियाउल हक मरहूम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान भी रहे अपने ज़ियाउल हक साहब, वो इनके विंग कमांडर हुआ करते थे। और बड़े पाए के वो उन जैसा लीडर मुझे नज़र नहीं आता। वो हर वक्त उन्हें ख्वाहिश होती थी कि नमाज़ पढ़ें और पाकिस्तान के बारे में पूरी कहानियाँ जो है वो हमें सुनाया करते थे किसी से। तो मैं आपको बताता हूँ कि हसूल पाकिस्तान बहुत मुश्किल है। जिस वक्त पाकिस्तान बना है तो झंडा मेरे हाथ में होता था और मैं स्कूल का मॉनिटर था। हमारे गांव में, हमारे इलाके में, तहसील रेवाड़ी में, ज़िला गुड़गांव में 5 गांव राजपूतों के थे, बाकी 361 हिंदुओं के थे। तो मैं हिंदुओं को ऐसे लटका दिया करता था, उनसे फिदिया लेता था। चमार से नहीं लेता था, चूड़े से नहीं लेता, नाई से लेता था, बाकी उनसे फिदिया लेता था। जो नहीं देता था मैं उनको बहुत सज़ा देता था। एक दफ़ा एक जाट इनकार कर गया, समझे। वो फौज में था, उसका बाप रती राम नाम था, उसने इनकार किया। तो मैंने क्या किया उसको वहाँ क्लास में पिटाई मैंने कर दी उसकी। उसने हमारे एक मुसलमान टीचर से, यहाँ पर फौत हो गया, यहीं के राजाराम का रहने वाला था, वो तो दफादार था ना, वो क्या था, जुल्फ़कार का भाई, उससे शिकायत कर दी। वो मेरे ऊपर चढ़ा दिया उसको जाट को। तो वो वजन उसका ज़्यादा था, मेरे से 3-4 गुना था, रती राम नाम था। तो मैं गिर गया। मैंने कहा अच्छा बेटा। फिर मैं उसे गांव में पहुंच गया। गांव उसका नाम था, जाटों का था। तो उसमें पहुंच गया ढाकिया में। मैंने रोक लिया उसको। मैंने उसको कहा कि तुम कल फिदिया दोगे? वो खामोश। नहीं तो मैंने उसकी कुटाई करी, गाँव में घर में जा कुटाई करी मैंने उसकी। और जनाब फिर फिदिया देना शुरू कर दिया। और उसके बाद इतने सीधे 3 समार और चूड़ा और नाई से लेता, बाकी सब फिदिया लेता था। और पूरे दिन हर वक्त हमारे गांव में असला बनता था। और जितने कुएं में हमारे वो बैरलें, वो पानी निकालने वाली, हम दरख्तों फिट कर दी। 18 किलोमीटर में गांव था हमारा, 18 किलोमीटर में। पृथ्वीराज की नस्ल है हमारी। अच्छा, आपका गांव का नाम क्या था? खटावली गांव था, 18 किलोमीटर। खटावली गांव था इनका। अच्छा, जब आप इंडिया से चले तो फिर आप कौन से शहर में आए पाकिस्तान में? वो ये थे, हम आए पटौदी में। वो इफ्तिखार अहमद जो थे नवाब साहब थे, अब वहाँ आए हम। और उनके भाई जो थे जनरल शेर अली, वो हमारे वहाँ आर्मी में थे, एज ए जनरल थे। वो कश्मीर में पूरे टाइम रहते थे और मेरी यूनिट जो थी कश्मीर में रहा करती थी। और अच्छा, आपकी
कश्मीर के अंदर यूनिट रही, आपने कश्मीर में ज़्यादा वक्त गुजारा? मेरा पूरा टाइम कश्मीर में गुजरा है। जो मैंने काम किया है वो हवाई मखलूक कर सकती कोई नहीं कर सकता। मैं आपको इंसान नजर आता हूँ, लेकिन मेरे मुकाबले में इंसान नहीं है, हवाई मखलूक है जो मैंने काम किया है। सिर्फ नुक्स मेरे में ये था कि बात सच्ची किया करता था। सच बात कड़वी होती है। नाजरीन, आपको ये थोड़ी सी बात बताता चलूँ, खरे और सच्चे इंसान, और वो कहते हैं कि मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं किया करता था और मैं हमेशा सच बोला और सच से ही काम लिया। और सच का अंजाम अच्छा होता है, लेकिन उस वक्ती तौर कड़वा होता है। उसकी मिसाल मैं कैसे दूं? मैं तो लंबी 65 की जंग के बीच में इसकी मिसाल आपको दूंगा। मैं पहले मैं बताता हूं कि मैंने वो काम किए हैं जो कि आप या कोई नहीं कर सकता। चैलेंज से करता हूं, मैंने किया। मेरी बॉडी क्या है? ईमान था मेरे पास, कोई नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज है, समझेंगे ना, हर जंग में। अच्छा कैप्टन साहब, आपने वहाँ पर जंगें कश्मीर में लड़ी या किसी और शहर में भी लड़ी? कश्मीर में 6 तारीख की शाम को, 6 सितंबर की शाम, 7 तारीख को 3:30 बजे किला कलीट फतह किया है। और हमारी एक डेट, मेरा चाचा अब्दुल रहमान था, वो अपनी मॉडल सेक्शन लेकर के श्रीनगर पोर्ट पर काबिज हो गया। जा करके हमारी एयरफोर्स ने दरियाए चुनाव पर बहरी पत्तन का ब्रिज वो था, पुल था, तोड़ दिया और हिंदुस्तान आर्मी 2 हिस्सों में हो गई। वो बेबस हो गया। तो अभी जहाँ हमने किला कलीट बहुत स्ट्रांग पॉइंट था दुश्मन का, वो हमने फतह कर लिया 3:30 बजे, समझे साहब। और वहाँ हम नमाज पढ़ी, लेकिन गलती ये कि हम भंगड़ा मारना शुरू कर दिया। अल्लाह को पसंद नहीं आया। मेरा चाचा था अब्दुल रहमान, ओहो दराज का शहीद हो गया। वो अपनी सेक्शन लेकर के श्रीनगर चला गया, 3.5 घंटे काबिज रहा वहाँ पर। उन्होंने, ये जो पठान थे हमारे साथ चलते थे, ये अच्छे हैं मगर लालची बहुत होते हैं। ये कबायली जो थे, उन्होंने लालच दिया हिंदुस्तानियों ने, देखो 3.5 घंटे हो गए, तुम्हारी यहाँ डेट आई हुई है और हमारा कोर अटैक होने, वो झूठ बोले थे। कोर अटैक कहाँ से? जब फौज उसकी ख़त्म वही सब कर दी। कोर अटैक उनको जनाब उन्होंने पठान बताया कि आप यहाँ से चले जाएँ, इनका कोर अटैक हो। वो मेरा चाचा वापस आ गया। जब वापस आए बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ से मैसेज जाती है पाकिस्तान से कि तुम छोड़ो कश्मीर को। पाकिस्तान गया 6 तारीख को जोगिंदरनाथ, वो जो था वो GM चौधरी हिंदू राजपूत था, वो 300 टैंक लेकर आ गया। समझेंगे, वहाँ पर चारा की तरह हमला किया उसने। उस वक्त पुलिस थी और रेंजर थी, तो कुछ नहीं थे। वो पहला राउंड फायर हुआ, ये भाग गए। वो जनाब चलता रहा टैंक लेकर के। हमने उसके ऑपरेशन ऑर्डर पकड़े हैं कि वी हैव टू कट पाकिस्तान एट 10 o'clock एट वजीराबाद टू डिवाइड पाकिस्तान इन 2 halves। हमने ऑपरेशन ऑर्डर पड़े किसके, समझे नहीं। अच्छा, ये तो आपने कश्मीर में लड़ी, इसके अलावा कहाँ जंग लड़ी? मेरी कश्मीर में तो मैंने ये जो आपका परवेज इलाही है, ये वजीर आला पंजाब आज। वाह, इसका बाप था जहूर इलाही, बड़ा अच्छा आदमी था। 1000 गज में का इनका मकान है, सड़क गुजरती बंद थी, कोटला ककराली, मैं और मेंबर तहसीन दुश्मन बैठा हुआ था, जो है सबको खर्च ख़त्म कर देते थे। इसके बाप ने रिक्वेस्ट किया, समझे। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। मैं बहुत कम उम्र में आप भर्ती हो गए, 13 साल की उम्र में। गरीब आदमी था मैं। अच्छा, 2 साल का मैं यतीम हो गया। 18 साल मेरी वालदा थी। मेरे वालिद जो थे वो बड़े वो थे, वो वेट लिफ्टर थे अजमेर शरीफ में बुकिंग में। वो जनाब वो जाट बैठ के बस बैठे तो फट गया, गुर्दे फट गए, वहीं फौत हो गया था। तो मेरे ज़्यादा गरीब कौन होगा? तकलीफ तो मैंने देखी है। मेरी वालदा यानी दुख भी उठाए और फिर आपने ये ज्वाइन भी की, फिर पाकिस्तान वतन की खातिर अपनी यहाँ कुर्बानियाँ भी दी, जंग भी लड़ी। मेरी कहानी साहब मेरी बहुत अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये बंद है रास्ता। हमारी रजमठ ने 50 की पहली दहाई में रात को 11 बजे, हमारे छोटे छोटे टैंक होते थे हमारे। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। तो वो जैसे बच्चों को आर्मड कोर में जो टैंक कोर है वो साथ रखते थे, किस लिए? बैटल ऑफ इनॉकुलेशन। आप खुद भी टैंक चलाते थे? नहीं जी, मैं तो देखो, जो आर्मड कोर वो तो सारी चीज़ चलाता है। अच्छा, सब चीज़ चलाता है। अच्छा, आप टैंक कोर में उसमें थे, रेजिमेंट में? कोर में था मैं, टैंक कोर में था। टैंक कोर। अच्छा, तो जनाब हम बच्चे जनाब वो उन जंग में ले गए हमें। रात को 11 बजे अटैक किया इधर। 11 बजे छोटे छोटे टैंक थे और जनाब फुल लाइट ऑन कर दिया है और साइलेंसर उतार दिए हैं। उसके बाद गने लगा दी हैं
उसके बाद फायर शुरू हो गया, हम भी साथ हैं। हमको जंग 13 साल की उम्र का बच्चा जंग नहीं लड़ सकता, सिर्फ उसको बैटल ऑफ जंग का टीका लगाने के लिए, खतरा निकालने के लिए। अच्छा तो जनाब जिस सबका अटैक हुआ ना जी, हिंदुस्तानियों ने एक गोली फायर नहीं करी, सब छोड़ के वो इलाका खाली कर गए। कोटला ककराली भी खाली, तहसील विंबर भी खाली, भर चढ़ के पहाड़ों पर चढ़ गए। अच्छा, उस नंबर तहसील खाली कराई, वरना उन्हें कब्जे में थी। वैसे तो कश्मीर में उस यूनिट मेरी शुरू से रही, जब से पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीर में थी। मैं कहानी सुनाऊंगा अगर टाइम निकला। अच्छा वो चढ़ गए, उसके बाद वहाँ पहुँच गए नदी, ये खाली हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो मोड़ से वो आगे यूएनओ के थे, यूएन इसके थे, न्यूजीलैंड के थे, वो जो नुमाइंदे थे बॉर्डर पर। उनके भाई ये तो इलाका उनका है। बोला नहीं देखो जी, वो हम नए मोर्चे खोदे, घास लगा दी। हम जो बच्चे थे ना, हमने क्या लिया, लंबे लंबे झाड़न थे वो चांबे, उससे ट्रकों के निशान मिटा दिए। उनको बता दिया हाँ भाई ये तो ये पाकिस्तान का इलाका है। हमने इस तरीके से ये इलाका खाली कराया पूरे जुलाई के बाप का, उन्होंने सड़क बंद की। ज़हूर इलाही साहब का। जुलाई साहब का। अच्छा, अब आप ये बताएं कैप्टन साहब के सन 65 की जंग हुई, आप कहाँ थे? हाँ जी, 65 की जंग हमने शुरू करी है 1965 को 11:30 बजे। हम जो FU फार्मिंग का प्लेस में गए, हमारे टैंक चले गए वहाँ पर फार्मिंग का प्लेस में। कहाँ, ये इस बॉर्डर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर चले गए हम। इसके चारवा चौबारा इधर ये है, ये इधर ये इधर चले गए हैं, कश्मीर के बॉर्डर पर चले गए। कश्मीर में LOC पर पहुंच गए हम। अच्छा, रात को 11:30 बजे। और मुझे हुक्म मिला कि आपने RG कनेक्शन देना है हर ट्रिपलेट, हर स्क्वाड कमांडर को। मैंने कनेक्शन दे दिए सबको RG, और जितनी सटे थी 146, वो मेरी जिम्मेदारी थी उनकी फिटनेस की, क्योंकि मैं टेक्निकल का इंचार्ज था वहाँ। 146 मेरी जिम्मेदारी थी। कहीं फैल्ट हो गया, गन में हो गया, मेरे कोर्स बहुत है, काफ़ी कोर्स हैं। एक मेरे मुकाम मैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी का भी अच्छा, माशा, उसको माहिर हूँ मैं। मेरा उस्ताद बताऊँ कौन सा? अच्छा, तो मेरे 9 महीने के मेरे बहुत टॉप कोर्स हैं, बहुत कोर्स हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, फिर वो आप 65 की जंग लड़े तो उसमें फिर क्या रिजल्ट मिला था? रिजल्ट ये मिला था कि जब पहले हमने 11:30 सुबह 6:30 बजे, क्योंकि दुश्मन को फ़ायदा ये था इंडिया को, उनके बैक पे शुरू था, हमारे फ्रंट पे। तो हमारा जो टैंक है वो नहीं, जो गनर है देख नहीं सकता दुश्मन को, वो देख सकते हैं। तो हमने सूरज थोड़ा सा डाउन हुआ तो हमला शुरू किया ना, तो सूरज के बाद लाइन थी, उस मारते हैं नारा हुआ अकबर, अल्लाह अकबर नारा मारते हैं, नारे तकबीर। नारा तकबीर। अच्छा, ये 65 की जंग आज़ादी का हाल सुना रहे थे और ये बता रहे थे कि मेरे साथ जितने भी दोस्त थे वो शहीद हुए, तो आज तक वो मुझे यादें नहीं, वो मंजर नहीं भूलते। वो सब शहीद। ये देखें, आप दीदा हो गए हैं ये बातें बताते हुए भी कि वो तकलीफ़ इतनी है कि वो बर्दाश्त नहीं हुई, और ये कह रहे हैं कि वो ऐसा मंजर है कि जो नाकाबिले फरामोश, मैं आज तक नहीं भुला सका। मेरा स्क्वाड्रन लीडर था मियाँ रजा शाह, वो कहने लगा कि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते, तो नहीं जानते वो सुबह जान जाएंगे मैं कौन हूँ। अच्छा, जो ही LOC पर पहुँचे तो दुश्मन की इतनी तैयारी थी कि जम्मू से सड़क वो आ रही, रेलवे लाइन, एम्यूनिशन, असला, राशन, सब चीज़ वहाँ से आ रहा है, देखा नहीं। जो ही वहाँ पर पहुँचे, यानी हमने नारा तकबीर किया, अल्लाह अकबर, आ गए हैं, LOC क्रॉस किया है, तो दुश्मन का इतना स्ट्रांग पॉइंट था, देख करके हैफ रह गए। उस सामने से जो एक बूढ़े जाल पोस्ट थी दुश्मन की, उससे फायर आया और जनाब मियाँ रजा साहब के टैंक को लगा और वो शहीद हो गए। उसके साथ जोश में 12 बच्चे थे, वो भी शहीद हो गए, समझे कि नहीं। वहाँ से फिर एडवांस रिटायर किया। मेरा स्क्वाड कमांडर था राजा मोहम्मद इकबाल, जो कोर कमांडर रिटायर हुए हैं, समझे कि नहीं। उन्होंने फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह की टेक्निक इस्तेमाल करी। एक नाले से टैंकों को ले गए, पूरे स्क्वाड को नाले से ले गए ताकि दुश्मन को नजर न आए। पहले हमारे पास अमेरिकन टैंक थे, बड़े बेकार थे, बाद में चाइनीज़ आए, बड़े अच्छे हैं, ले गए। और जनाब दुश्मन के पीछे जो जाके खड़े हो गए, टैंक हो गए, और उसके बाद वे टेक सम इज कैप्चर्ड,
लाइट फायर किया 3:10 में, मतलब ये है कि क्या हो गया टाइम 10 बज के कुछ टाइम था कि मेरी लाइट फायर किया कि सम इज कैप्चर्ड। दुश्मन वहीं था, हमारे अंदर ही था दुश्मन। हम भी वहाँ पर आनी 3:10 में 8 मील गहरा और 23 मील इलाका ले लिया हम दुश्मन से दरिया तवी के साथ। नाजरीन सुन रहे हैं आप कि इन्होंने वो इलाका भी फतह किया और अपना शहीदों की एक कीमत भी चुकाई, और बहुत से इनके साथी शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, औरतें शहीद हुई। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो हमारा पाकिस्तान बना है वो बेपनाह कुर्बानियों के बाद बना है। लोग आज उसकी कदर नहीं कर रहे, उनको मालूम ही नहीं, आने वाली नस्ल को, नौजवान को ख़ास तौर पे, कि पाकिस्तान कैसे बना। आज हम ऐसे बुज़ुर्गों से हालात सुनवाने का मकसद यही है आपको, ताकि आपको इसकी कदर का पता हो, आप में भी वो जज्बा और जोश होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बना। जी नाजरीन, इस टाइम इनकी बातें जारी हैं और हम सब लोग महसूस हो रहे हैं और हमारे जोश और वलवले में मज़ीद इजाफा हो रहा है, और हम आज इनकी बातें सुनकर ये महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस पाकिस्तान बनाने के लिए। आज हमें महसूस हो रहा, आज हम जिस कैप्टन साहब से बात कर रहे हैं उन्होंने इतनी जंगें लड़ी कि उन्होंने चेचनिया भी गए, वो सऊदी अरब भी गए, वो और दूसरे मुल्कों में भी गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मैं जब 65 की जंग लड़ रहा था तो मुझे एक गोला लगा जिसकी वजह से मेरी टांगें ख़त्म हो गई और उसके अंदर छर्रे लगे और कट गई, और उसके अलावा मैं बहुत कम सुनने लगा, आवाज़ गोलों की इस कदर होती थी कि मेरे कानों की आवाज़ें कुव्वत समाई में फ़र्क आया, सिर्फ इसलिए। लेकिन उनकी बात एक और भी बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं कि जिस ख्वाब हमने देखा था कि पाकिस्तान कैसा बनेगा, कैसा होगा, आज़ाद मुल्क में हम कैसे जिएंगे, वो बातें जो इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, कलमे की बुनियाद पर, क्योंकि हम सबका रिश्ता यही था, सबका रिश्ता यही था कि हम आपका हमारा सबका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो उन्होंने कहा कि वो ख्वाब जो हमने देखे थे, आज जो मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ जिस हालत में, वो पाकिस्तान उस जैसा ना बन सका, उस जैसा अभी तक ना ही कोई बना सका। लेकिन हम दुआ गो ज़रूर हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को अच्छा करे, तरक्की दे और हमारे यहाँ की आवाम को भी तरक्की दे। तो मज़ीद अब हम सुनते हैं उनसे कि 71 की जंग जो लड़ी वो कैसे लड़ी। 1971 वार जो हमने, जो हमारा 1965 का जो ऑपरेशन की जगह थी वो तब्दील कर दी हमने, और हमने कोर्ट जैमल से टर्न किया और पधराड़ की तरफ चले जाते हैं हम। 8 बजे अटैक का 3 तारीख को 8 बजे हमने अटैक का हमें हुक्म मिला था। तो अभी हम वहाँ पर पहुँचे भी नहीं थे कि दुश्मन ने पहले ही बम्बारमेंट शुरू कर दी थी, चूँकि इसलिए कि हम जो थे डिफेंस में थे, दुश्मन अटैक में था। दुश्मन ने फुल फोर्स तैयारी करी थी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारे जो ऑपरेशन कमांडर थे इफ्तिखार जंजुआ, वो बड़ा डेयरिंग आदमी था। उसने कहा कि बुज़दिली है, ये गलत है, हम तो अटैक करेंगे। 11th हाउस पर पूरी स्कीम तब्दील कर देना ये मामूली बात नहीं है। 2 किलोमीटर में वो लगा हुआ था, वो माइंस लगे हुए थे, उसको भी एक्सप्लोड करना है, वहाँ से रास्ता बनाना है, उसके बाद फिर जनाब वहाँ से अटैक करना है। दुश्मन जो था, अभी हम पहुँचे नहीं है तो उसने पर उसकी जो आर्टरली थी फायर शुरू कर दिया, और जनाब उन्होंने शाम को अंधेरे से पहले, अंधेरा सूरज गुरूब होने से पहले चांदमारी करके, मतलब गने ज़ीरो कर ली, तैयार करें हमारे पर अटैक करने के लिए। और देगे चढ़ी हुई है उनकी खाने की, चावल पके हुए हैं बड़े अच्छे, और जनाब वो तैयारी कर रहे हैं। हमें हुक्म मिल गया, हमने जनाब वो जनरल साहब आए तो अभी ऑपरेशन शुरू कर दो। ऑपरेशन शुरू कर दिया, आपने हमला कर दिया। तो मेरे काम से अलावा मज़ीद मुझे 43 गाड़ियाँ दे दी कि आपकी जिम्मेदारी, इनको भी एमुनेशन है, असला है, लेके जाना है, आपने सप्लाई करनी है, आपने सप्लाई करने लेके जाना है। वो मेरे को वो भी दे दी, वो भी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने फिर उस गाड़ियों को निकालना ले जाना बड़ा मुश्किल लगा।
यानी इतनी बम्बारमेंट हो रही थी बाएं तरफ से जो थे दुश्मन इतना था, डोगरा रजमट लगी थी, 5 डोगरा रजमट। तमाम बमबारी के बावजूद उस असले को और उन गाड़ियों को निकालना बहुत मुश्किल काम था। फिर मैं एक बहुत बड़ा नाला आता है वहाँ पर, एक मेरा ब्रिगेडियर था असलम, तो वो शहीद हो गया वहाँ पर। ब्रिगेडियर मौके पर ही शहीद हो। शहीद हो। उसने कहा कि इसमें सांप बहुत हैं, इस नाले आप गुजर रहे, एहतियात से गुजरना। तो मैं सांपों को मारने का बड़ा माहिर था मैं, समझे कि नहीं। तो मैंने वो तो बाएं तरफ से फायर आ रहा था ना, उसने हमारी तमाम एंगल तोड़ दिए। तो मैं चाहता था कि मैं पता करूँ है कौन लोग, कोई पता लगता था। तो मेरे से ब्रिगेडियर साहब कहने के देखना सांप बहुत है। मैंने कहा सांप तो बड़े मारता हूँ। मैंने बजाय पिस्तौल के ये राइफल ले ली ऑटोमेटिक अपने उससे। मैंने कहा मुझे दे दो। मैं वो नाले में उतर जाता हूँ, नाले में उतर जाता हूँ। तो एक सब बड़ा नाग अच्छा, खतरनाक सांपों में भी आप उतर गए? उतर गया मैं, उतर गया जनाब। नाले में बहुत नाला गहरा था। सांप आया बड़ी तेज, मैंने उसको मार दिया वहाँ पर। उसके बाद मैं चला गया आगे। फिर मैं जहाँ से फायर आ रहा था ना, उस टेकरी के पास मैं बैठ गया। मैं कहते हैं कौन, तो वो बात गुड़ 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 करते, वो पता लगा कि 5 डोगरा रजबट है। फिर मैं वहाँ से आया। मैंने कहते हिंदुस्तानी जो फायर कर रहे हैं। मैं वहाँ से वापस आ गया जी। वो मेरे ब्रिगेडियर साहब कहने लगे आगे, मैंने आ गया। मैंने कहा वो सांप भी मैंने मार दिया, समझे। उसके बाद फिर उसने एक एक गाड़ी गुजारा इस तरीके से, ऊपर ले गया, अंदर ले गया, फिर गुजारा। 43 गाड़ी में कई घंटे लगे। मैं पहुंच गया तो मेरा जो था वो तो रजमट कमांडर था, गवर्नर रहा आपका कुर्सी, सर कुर्सी फौत हो गया। वो कहने लगा आप क्यों आ जाते हो, तो काउंटर अटैक हो रहा है अभी यहाँ पर रजमट के ऊपर। मैंने कहा भाई रजमट नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। मैं वो लोगों के लिए और खाने की चीज़ें मिलेगा। कुछ किसी ने न्याज मंगाई थी जो आखिरी टाइम लड़े कि हमारे न्याज लेना, न्याज भी लेगा। किसी ने कहा मेरी गन ख़राब है, किसी ने कहा मेरी वो मैंने ठीक करी, समझे ना साहब। मैं ठीक करके और फिर सुबह तुलू आफ्ताब से चंद मिनट पहले फिर पूरे कॉलम लेकर वापस आ रहा हूँ। मुझे मिला जनरल साहब रास्ते में इफ्तिखार में कि क्यों वापस आ रहे हैं। मैंने कहा जी हम उनको सप्लाई करके, बोले वेल डन, समझे कि नहीं। फिर जनाब वो क्या हुआ कि वो बड़ा सलीम के पर हमारा बड़ा, फिर आपकी जंग हुई उनके साथ? ऐसी जंग हुई कि पूछो क्या जी। अच्छा, फिर आपको अल्लाह ने कामयाबी दी? बड़ी कामयाबी को हमने वो पूरा इलाका भी ले लिया और उस जगह का नाम भी इफ्तिखार जंजो रख दिया। उसके बाद 7 तारीख को फिर वो जो हमने उसमें जम्मू के नीचे कस्बा था, वो ये जम्मू व कश्मीर में जंग हुई और उन्होंने कहा कि हमने इलाका फतह किया और इफ्तिखार जंजुआ के नाम से ही आपका वहाँ नाम भी रख दिया गया। हाँ, उसको रख दिया था। जम्मू के नीचे एक कस्बा था, अब उसका नाम बोले, वो बहुत बड़ा कस्बा था, वो हमारा उस पर हमारा कब्जा हो गया। वो भी कस्बे में भी कब्जा कर लिया जम्मू के नीचे था उसका। तो जनाब हिंदुस्तान ने कब्जे में दरिया चुनाव का पूरा पानी छोड़ दिया, हमारे टैंक डूब गए। दरिया चनाब में जानबूझकर इंडिया ने पानी छोड़ा ताकि हमारे टैंक डूब जाएं और हमारे टैंक डूबे और हम बड़ी मुश्किलात का शिकार हुए। वो ब्रिगेडियर साहब थे, वो अब्दुल हमीद डोगर, वो वहाँ खड़े हुए। ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद डोगर साहब वहाँ खड़े हुए थे। वो क्रॉस कर रहे थे। उनका एक रॉकेट लगा करके बाजू उड़ा दिया उनका। उनके यहाँ एक बाजू पर गोला लगा जिसकी वजह से उनका बाजू उड़ गया। लेकिन एक रजमट गुजर रही है, गुजार दी। चकताकू था, हाँ चकताकू उसका नाम था कस्बे का। गुजर गया। वो मैंने गुजरना था अभी वहाँ से, मैंने 43 गाड़ी ले गुजरना था। तो ब्रिगेडियर साहब कहने अभी आप कहाँ से गुजरे, पूरा भरा हुआ। मैं रुक गया वाकई में। इतने में वो जो था न्यूजीलैंडर आ गए। वो कहते बात सुनो भाई, अभी आप ऐसा करें कि अपना एडवांस बंद कर दें, आप ये इलाका ले लें, ये छम का इलाका आप ले लें और ये चकता को छोड़ दें। वो फिर मेरा भी ऑपरेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे टैंक फिर दूसरी वहाँ से निकले, चकता को उनको दे दिया और ये इलाका था ना, ये पूरा हमें मिल गया। इनका इसका नाम रख दिया इफ्तिखाराबाद। जी सर, ये सुन रहे हैं आप कि उसके इलाके का इफ्तिखाराबाद और हमारा इलाका हमें मिल गया और हमने फतह कर लिया। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि कौन कौन से मुल्क में आप गए? मैं तो बहुत मुल्कों में गया। चले आप बताएं नाम के। मैं तो ये तो हाँ, सऊदीया में भी, उर्दन में भी। उर्दन को हमने खाली करा, इस इजराइल चेचनिया में भी गए। हाँ, उर्दन चेचनिया में भी गए। हाँ जी, चेचनिया में गया हूँ। चेचनिया हज़रत इमाम बुखारी का जो मज़ार है उस पर नहीं पहुँचा हूँ मैं। तुर्की गए?
तुर्की हर लगा, ट्रिपोली। ये जहाँ पर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी का आता है, वो कहते हैं मैंने वो इलाका भी देखा और मैं उस इलाके में भी होकर आया हूँ एज ए पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करते हुए। आर्टेरिया, मिस्र, और जनाब कहाँ ये मिस्र, और फिर वो साइगोन, पता नहीं कहाँ कहाँ। फिर स्पेशल तौर पर हम गए उधर, इधर ये सोमालिया, अफ्रीका भी गए और ये कह रहे हैं कि मैंने कोई मुल्क नहीं छोड़ा। काफ़ी मुल्कों में मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा जाता था और मैं वहाँ जाता था और बहुत से लोगों को वहाँ मिलता था और पाकिस्तान का मैसेज देता था। मैं फिर गया, हमने जनरल थे उस वक़्त फील्ड मार्शल थे मिस्र के गद्दाफ़ी, उन्होंने स्पेशल पाकिस्तानियों को दावत दिया कि आप आएँ। देखे हम गए, हमारा जहाज़ वहाँ गया। बालू जनरल था इजरायली, उसने नहर सुएज़ पर कब्ज़ा किया, तो उसने एक ऐसा डिफेंस बना दिया था कि क्रॉस कोई ना करे। लेकिन उसने फील्ड मार्शल गद्दाफ़ी ने मिस्री फ़ौज को 3 साल बाहर रखा। ऐसा ट्रेंड किया कि रात को 11 बजे 3 जगह से क्रॉस किया उसको बालू लाइन को 3 से क्रॉस करने के बाद, और इसमें शर्मुल शेख की तरफ एडवांस शुरू कर दिया। सैम 10 और सैम 20 मिसाइल थे उसके, रूस के, लेकिन अमेरिकन ने बेगैरती करी। उसने वहाँ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक स्किन लगा दी वहाँ सामने, तो जो मिसाइल जाए स्टिंग में लगे बरस्ट हो जाए। उसके बाद उसने कहा, जो था मिस्र का जो था गद्दाफ़ी, उसने भाई हम अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं, हम इजराइल से लड़ रहे हैं। समझे कि नहीं? सुन रहे हैं सर कि इन्होंने कहा कि कर्नल कज़ाफ़ी उस टाइम मौजूद थे, वहाँ हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हम मिस्र से नहीं, हम इसराइल से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल हमारे मुसलमानों का अज़ली दुश्मन मुल्क है और वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करता ही रहता है। तो उन साजिशों को भी, उन बातों को भी इन्हें मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने नाकाम बनाई साजिशें वहाँ जाकर, और ये पाकिस्तान के सफ़ीर बन के जाया करते थे और ये हमेशा अमन और उसका पैगाम भी देते थे। बात यह है कि शर्मुल शेख पहुँच जाते हैं, जो बड़ी बंदरगाह थी उसमें, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी मिली थी ना जी, वहाँ की शर्मुल शेख पहुँच गए। वो उसने वहाँ उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि इजरायली फ़ौजें भेज दी हमारे पीछे, वहाँ भेज दी वो जो बाले लाइन के पीछे। अच्छा कैप्टन साहब, आप ज़रा इसको वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा। आप ये बताएं कि अब पाकिस्तान बन गया, अब पाकिस्तान, आपने इसमें जंगें भी लड़ी और ये सब कुछ, अब आपने ख्वाब भी देखे कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए था। अब हम चाहेंगे कि आपको वो पाकिस्तान जो बनाया था और जिसके लिए आपने इतनी जिद्दोजहद की, और क्या वो उससे समझते हैं कि पाकिस्तान उसी लेवल का है या उस लेवल का नहीं है? देखो जी, कोई ऐसी बात, इंसान अगर खलूस नीयती के साथ कोशिश करे तो उस लेवल का हो सकता है जो ख्वाब कायद-ए-आज़म ने चला है, ऐसी कोई बात नहीं। देखें कितनी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें ख्वाब दिखाया और जो हमारे साथ जिद्दोजहद की, हम पाकिस्तान वैसा बना सकते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएंगे कि अब आप रिटायर हो चुके हैं और अब माशाल्लाह आप क्या करते हैं? आखिर में आपसे सिर्फ आखिरी सवाल है कि अब आप रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं? मैं क्या बताऊँ, अब किसी लायक ही नहीं हूँ। मैं तो दुआएं करता रहता हूँ पाकिस्तान के लिए, हर वक्त दुआएं करता रहता हूँ। कमाल नाजरीन बात की इन्होंने, कमाल जुमला बोला कि अब भी मैं पाकिस्तान के लिए दुआएं करता हूँ, अब भी मेरा दिल जो धड़कता है वो इस वतन के लिए धड़कता है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात और सुनाता हूँ। इस समाजी सियासी वर्कर भी हैं और इनकी बेपनाह खिदमात हैं। लोग इनको अपने इलाके में मसीहा के रूप में देखते हैं, बहुत से मसले हल करते हैं, बहुत सी बातें हों, किसी अफसरों से बात करनी हो, खुद जाते हैं, खुद मसले को टैकल करते हैं और तमाम इलाका इनका गर्विदा है और इनको इज़्ज़त की निगाह से देखता है और इनको कदर की निगाह से देखता है। इसलिए कहते हैं कि भाई मेरी खिदमत, मेरी आखिरी सांस भी पाकिस्तान के लिए है। तो अब इन्हीं से नारा लगवाते हैं कि क्या कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। मैं तो खिदमत यही है कि मेरे पास पूरे दिन आते हैं, हमें पैसे चाहिए, पूरे पैसे तकसीम कर सकता हूँ। ये सुन रहे हैं आप, कहते हैं कि सारा दिन मेरे आवाम आती है तो मैं जो उनके मसाइल होते हैं ज़रूर सुनता हूँ। अच्छा, अब मेरे साथ एक बैठे हैं इनके साहबजादे, जिनका कहना है कि हमारे लिए हमारे वालिद बुजुर्गवार बहुत बड़ा सरमाया है और हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। हम तो ये कहेंगे इनके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं ये।
और हम ये कहेंगे कि ये हमारे राव जुल्फ़कार साहब हैं, स्टेट लाइफ से इनका ताल्लुक़ है और ये एरिया मैनेजर रहे, और मैं चाहूँगा कि वो भी आज पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे और अपने दादाजी के, अपने हमारे ये बुज़ुर्गों के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा करम ये है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम कि हम लोग, मैं और मेरी फैमिली कैप्टन अब्दुल मजीद की फैमिली है, ये हमारे वालिद हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अच्छा, ज़ाहिर है एज फैक्टर है, थोड़ा सा सुनते भी अब लाउडली हैं, वो जंगों की वजह से। बाकी पाकिस्तान के मुतालिक और नस्ल के मुतालिक बेतहाशा दर्द रखने वाले हैं। अभी भी जब भी दरमियान में कोई मसले मसाइल हुए हैं आर्मी के लिहाज से, इंडिया और आर्मी में कोई टेंशनें क्रिएट हुई हैं, तो फिर रेजिमेंट ने बुलाया है मेरे वालिद साहब को इनसे गाइडलाइन लेने के लिए, और मैं इनको रेजिमेंट में लेके जाता रहूँ, तो इनसे प्लानिंग लेते रहे जी, अपने किस साइड से अटैक करना है, कैसे डिफेंस करना है, क्या करना है, तो फिर ये जाके दिया करते थे। वापसी पे मुझे नहीं बताते थे, मगर ये मोटिवेशन देते थे वहाँ। अच्छा, सोमालिया, अफ्रीका और इथोपिया की जंग ये लड़के हैं पाकिस्तान की तरफ से, सऊदीया गए हैं, मेरे ख्याल में शायद आधी दुनिया जो ना मेरे वालिद साहब फिरे हुए हैं, और गए आर्मी की तरफ से हैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पे। ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमत आप भी दे रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल आ रही है उसको आप क्या मैसेज देंगे राव जुल्फ़कार? देखिए जी, मेरे वालिद साहब ये कहते हैं कि मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो ख्वाब देखा था कायदे आज़म ने, हम दुआ करेंगे अल्लाह करे वो बन जाए उस तरह। अब तक थोड़ा सा मायूस हैं ये, हम भी कहेंगे नौजवान नस्ल को कि खुदारा अपनी ज़ात के लिए ना सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, ताकि और जो नस्लें आएँ उन्हें कुछ बेहतरी मिले। मेरे वालिद साहब अक्सर औक़ात लियाकत अली ख़ान का जिक्र करते हैं, कहते हैं ये वो आदमी था जो 500 गांव छोड़ के आया था, यहाँ उसने 1 इंच ज़मीन नहीं ली। उस जैसे लोग, उस जैसे लीडर यहाँ ज़ाय हो गए हैं, तो उस जैसा लीडर चाहिए ताकि जो इसको आगे लेके जाए। मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान नस्ल को इनको ऐसे ही लोगों को नमूना बनाना चाहिए, मिसाल है उनके लिए, और ये इसमें कोई शक नहीं कि आज फिर वो पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है उसको 47 वाला जज्बा चाहिए और 47 वाला जोश और वलवला चाहिए। उसी तरीके से हम पाकिस्तान में बदल सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान से करप्शन को भी ख़त्म किया जाए, जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है, और इस मुल्क से इंसाफ होना चाहिए, और इस मुल्क में अकरा परवरी ख़त्म होनी चाहिए, इस मुल्क में नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। और ये इनका ये भी कहना है कि इदारे अपने काम ईमानदारी से करें, क्योंकि ये मुल्क ईमानदारी से बना था, ईमानदारी पर ही इसकी कसौटी थी। एक दफ़ा फिर हम उनसे एक नारा लगवाते हैं, झंडा उनके हाथ में है, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें, ये उनका नारा और उनका जज्बा आज भी उसी तरीके से है। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, राणा जुल्फ़कार साहब का भी और कैप्टन अब्दुल मजीद साहब का भी, कि उन्होंने कीमती लम्हात में से हमें ये टाइम दिया और हमें ये बातें सुनाई। आज हमारे जज्बे और जोश मज़ीद बुलंद गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।